ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरिया.pk पर खुश आमदीद। मेरा नाम फरहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। आज के ओवरव्यू के इब्तिदा में जो हमने शेर सुनाया वो ख्वाजा हैदर अली आतिश की एक मशहूर गज़ल का मतला है। ये गज़ल आप जो है वो सुन चुके होंगे पाकिस्तानी फ़नकारों से, और आप पढ़ चुके होंगे इसे मुख्तलिफ इंतखाबों में और इंटरनेट पर, और ये आपके निसाब का भी हिस्सा है। मुख्तलिफ जो आपकी जो क्लासें हैं उनमें कहीं ना कहीं ये जो है निसाब का हिस्सा रही है गज़ल। ख्वाजा हैदर अली आतिश की ये पहचान गज़ल है। इसके अलावा भी आतिश ने बहुत कुछ तख्लीक किया है, तो आइए हम जायज़ा लेते हैं आतिश की खिदमात का और उनकी शख्सियात का। तो सबसे पहले हम गौर करते हैं आतिश के ज़माने पर। आतिश जो हैं वो फैज़ाबाद लखनऊ में पैदा हुए और ये 18वीं सदी का इख्तितामी ज़माना था, और उनकी जो शायरी है वो उसको अरूज हासिल हुआ 19वीं सदी में। यानी उन्हें हम मिर्ज़ा गालिब का और इमाम बख्श नासिक का मुआसिर करार देते हैं। इमाम बख्श नासिक से तो उनके कई अदबी मारके भी हुए, जिसके बारे में आप मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जो चैप्टर है शायरों के अदबी लतीफ़े उसमें भी पढ़ कर आए हैं। तो इन अदबी मार्कों से भी जो है वो आतिश को जो है उसके फ़न को, उनके हुनर को जिला मिली। जब बंदा कंपटीशन में होता है तो उसका और भी दिल करता है कि वो इस फ़न में आगे बढ़े। आतिश जो हैं उनके यहाँ हमें एक हसीन इम्तिज़ाज नज़र आता है, और ये इम्तिज़ाज है लखनवियत का और दहलवियत का। यानी जो दिल्ली स्कूल ऑफ पोइट्री है और जो लखनऊ स्कूल ऑफ पोइट्री है, दोनों की खुसूसियात जो हैं वो हमें आतिश के कलाम में मिलती हुई नज़र आती हैं। दिल्ली में जो सादगी से बात की जाती थी, जज्बात का जो है बराह रास्त इजहार होता था, और लखनऊ की शायरी में जो है वो तरह तरह के सनाए और बदाए जो हैं, जो कारीगरी जिसे आप आम लफ्ज़ों में कहते हैं, वो नुमायाँ थी। तो आतिश के यहाँ दोनों का जो है हसीन इम्तिज़ाज मिलता है। वो हैं तो लखनवी दबिस्तान के नुमाइंदा शायर, लेकिन उनके यहाँ खुशबू जो है वो दिल्ली की भी मौजूद है। जैसे हमने आपको इनकी गज़ल का ये मतला सुनाया कि ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। तो जो लोग दिल्ली स्कूल ऑफ पोइट्री की शायरी को, दिल्ली स्कूल ऑफ पोइट्री को जानते हैं और लखनवी जो दबिस्तान है उसकी शायरी से भी आगाह हैं, तो वो जान जाएंगे कि इसमें से दिल्ली की दबिस्तान की खुशबू आ रही है इस पूरी गज़ल में से। लेकिन आतिश जो है ऐसा नहीं था कि सिर्फ दहलवियत उनके यहाँ हो, सिर्फ दिल्ली की जो शायरी की रिवायात हैं उनका असर हो। लखनऊ में वो रहते थे, उस दौर में जो है शायरी का जो मैदान बना हुआ था, उससे पहले उनके उस्ताद जो हैं उनके भी अपने मुआसरीन से अदबी मारके होते थे। तो शायरी यानी आप कह लें एक तरह से कंपटीशन वाली, एक तरह की जंगो जदल वाली फ़ज़ा बन गई थी, और शायरी इस चीज़ का नाम बन गई थी कि जी हुनर का इजहार होना चाहिए, उस्तादी नज़र आनी चाहिए, ऐसी बंदिश हो, ऐसी ज़मीनें हों, ऐसी यानी काफ़िए रदीफ़ हों, ऐसी बहरें हों, ऐसे जो हैं वो तराकीब लाई जाएं और अछूते और नादिर किस्म के ख़यालात लाए जाएं। शायरी इस चीज़ का नाम बन गई थी। जो सीधा सादा इजहार था जो कि दिल्ली के स्कूल में मौजूद था, शायरी के स्कूल में, तो वो जो है वो अब नहीं रहा था, शायरी कुछ और बन चुकी थी। तो आतिश ने खुद इस बारे में भी एक जगह कहा है कि बंदिशे अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, बंदिशे अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। मुरस्सा साज कहते हैं जौहरी को। जैसे जौहरी जो है वो बड़ी अर्क रेजी से, बड़े गौर व फिक्र के बाद और बड़ा ध्यान रख कर जो है नगीनों को जड़ता है किसी भी अंगूठी में, किसी भी हार में। तो ये बड़े जो है ना मुशक्क़त वाला काम है, बड़ा बारीकी वाला काम है। तो आतिश कहते हैं कि शायरी भी कुछ ऐसी ही शय है कि शायर जो है वो लफ्ज़ों का पारख होता है, यानी चुन चुन के जो है परख परख के, जांच जांच के अपने मतलब का, अपने मकसद का जो लफ्ज़ है वो लेकर आता है और उसे नगीने की तरह जड़ देता है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि आतिश की शायरी में आर्ट से ज़्यादा जो है वो क्राफ्ट का पहलू नुमाया है। आर्टिस्ट भी वो बहुत बड़े हैं, लेकिन क्राफ्ट जो है यानी बनावट जो है, जो वो उनके यहाँ नज़र आती है। उन्होंने ऐसी ज़मीनों में भी शेर कहे हैं जो बड़ी संगलाख ज़मीनें थीं, और ये उनके दौर की मजबूरी थी। उनमें और लखनवी शायरों में इम्तियाज़ ये है कि आतिश जो है उनके कलाम में वो इब्तिज़ाल यानी कि वो बाज़ारीपन और वो अखलाकी गिरावट
نہیں ہے جو کہ عام طور پر لکھنؤ کے شعراء میں نظر آتی تھی۔ آتش جو ہے اپنا دامن بچانے میں کامیاب رہے ہیں بڑی حد تک۔ اب ہم بڑھتے ہیں آتش کی اس غزل کی طرف۔ تو یہ غزل جو ہے یہ چھوٹی بہر کی غزل ہے۔ رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ تو یہ اس کا آہنگ ہے، چھوٹی بہر کی غزل کہتے ہیں اس کو۔ اس میں مطلع بھی موجود ہے، اس میں مقطع بھی موجود ہے۔ زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ تو غزل اپنی حیت کے لحاظ سے یہ ایک مکمل غزل ہے۔ مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، غزل کی حیت کے یہ 4 عناصر ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر غزل کو ان سے پہچانا جاتا ہے، تو یہ آتشی غزلیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہر شعر پہ غور کرتے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آتش کی جو ہم نے کہا نا کہ کرافٹ کا پہلو نمایاں ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا۔ مثلا پہلے شعر میں رخ و زلف کی رعایت سے جو ہے ان کی مناسبت سے اندھیرے اجالے کا ذکر کیا ہے۔ رخ جو ہے وہ کیونکہ سفید ہے تو اس کی مناسبت سے اجالے کا لفظ لے کر آئے ہیں، اور جو زلف ہے وہ سیاہ رنگت کی وجہ سے شب سے مشابہ ہے، رات سے مشابہ ہے، تو اس کے لیے آتے جو ہے وہ اندھیرے کا لفظ لے کر آئے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ کرافٹ میں آتا ہے، یہ شعر کی خصوصیات میں، ثنائے بدائے میں یہ چیز آتی ہے، تو یہ اہتمام انہوں نے کیا ہے۔ Tutoria.pk لایا پاکستان کے میٹرک اور انٹر اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا ای لرننگ پلیٹ فارم، جہاں پہ آپ کو ملے 18 سے زائد بورڈز کے ویڈیو لیکچرز، پاس پیپر سولوشن، بک نوٹس، MCQs، کوئزز اور بہت کچھ۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ پر لاگ ان کریں اور بنائیے اپنی پڑھائی آسان۔ اس کے علاوہ آگے چل کر بھی وصف دندان یار کا ایک جگہ مرکب ہے، کشت سخن کا مرکب ہے، تو یہ بھی ان کی جو ہے وہ استادی کو ظاہر کرتے ہیں، اس کی بناوٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس میں کچھ استعارے بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسے بتوں کا جو ہے وہ استعارہ استعمال ہوا ہے ان حسیناؤں کے لیے کہ جو کسی سے کلام کرنا پسند نہیں کرتے، وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے بتوں کا جو ہے استعارہ استعمال ہوا ہے۔ تو جو یہ غزل ہے یہ دیکھنے میں تو بڑی جو ہے وہ چھوٹی بہر کی غزل ہے، اور لگتا ہے انسان کے آپ کو کہ آپ آسانی سے گزر جائیں گے، تو یہ آسانی سے گزرنے والی غزل نہیں ہے۔ اس میں محاوروں کا بھی جو ہے وہ بڑی فنکارانہ چابک دستی سے استعمال کیا گیا ہے، جیسے موتی پرونا جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے وصف دندان یار سے جوڑ کر، کہ شاعر نے یہ کہا ہے کہ میں جب اپنے محبوب کے حسین، سفید اور چمکدار دانتوں کا وصف بیان کرتا ہوں تو گویا میں موتی پیروتا ہوں، یعنی میری جو خوش بیانی ہے وہ مرہون منت ہے وصف دندان یار کی۔ تو بڑا سجا ہوا جو ہے یہ کلام ہے، بڑا اہتمام کیا ہے آتش نے۔ تو یہ چیز آپ کو فرق نظر آئے گی جب آپ لکھنؤ کے اور بھی شعراء کا کلام پڑھیں گے آگے چل کے، تو پھر آپ کے سامنے یہ مزید جو ہیں چیزیں واضح ہوتی جائیں گی کہ دہلی کے شاعر جو ہے وہ کس طرح کی شاعری کرتے تھے، لکھنؤ کے شاعر جو ہیں وہ کس طرح کی شاعری کرتے تھے۔ تو یہ اس غزل میں جو ہے خاص باتیں یہ ہیں کہ اس کی جو تراکیب ہیں ان کے معنی جو ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے، غزل کی روایت آپ کے مد نظر ہونی چاہیے، جو محاورے استعمال کیے ہیں آتش نے ان کے معنی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ تشریح کرتے ہوئے ایک بات اور آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ غزل میں کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو اس کے کئی سارے معنی ہو سکتے ہیں، ہم نے اس کا کانٹیکسچول میننگ بھی دیکھنا ہوتا ہے اور اس کا غزل کی روایت کے مطابق بھی مطلب جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پہلے آپ سیدھا سادہ جو سامنے کا مطلب ہے وہ بھی لکھ دیں تشریح میں، پھر جو مرادی معنی ہے وہ بھی آپ لکھ دیں تشریح میں، تو پھر جا کے تشریح جو ہے وہ بنتی ہے۔ مثلا اگر وصف دندان یار کا ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دانتوں کا ہی وصف کرتے ہیں بیان، بلکہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں کیونکہ اپنے محبوب کے سراپے کو بیان کرتا ہوں اس لیے میری شاعری کا معیار بلند ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ نہایت حسین ہے، اس کے جو ہے وصف بیان کرنے سے میری شاعری بھی حسین ہو جاتی ہے، یہ ہے اس کا مرادی معنی۔ تو غزل میں مرادی معنی مراد ہوتے ہیں، اس کے لیے 2 ٹرمز بھی استعمال ہوتی ہیں، ایمائیت اور رمزیت کی۔ ایمائیت اور رمزیت آپ اشارے کو سمجھ لیں کہ غزل میں ایک چیز ہوتی ہے سامنے کی اور ایک چیز ہوتی ہے جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو طالب علموں کو چاہیے کہ غزل کو بار بار پڑھیں اور دیگر غزلوں کو ہی پڑھیں اور پھر اس شاعر کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس دور کے جو ہے مزاج کو کچھ ذہن میں رکھیں اور لغت سے مدد لیں، الفاظ کے معنی دیکھیں، پھر اس کا جو متن ہے اس کے مطابق بھی اس کے معنی دیکھیں۔ اس کے علاوہ ضروری ہے غزل کی تشریح میں واقف ہونا
सनाए बदाए से, यानी तशबीह का आपको पता होना चाहिए, मजाज मुरसल का, किनाए का आपको पता होना चाहिए, इस्तिआरे का पता होना चाहिए। इस गज़ल के आखिर में इस्तिआरे के बारे में बयान है, जिसकी तफसील जो है आप इस्तिआरे वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं इस गज़ल के मुतालिक। ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल है, जो कि अपने दौर के यानी 19वीं सदी के बड़े शायरों में शुमार होते हैं। एक शेर हमने आपको शुरू में सुना दिया, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। ये पूरी गज़ल जो है वो आप पढ़ सकते हैं आतिश के कलाम में, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। इसी तरह इनका एक और शेर हमने आपको सुनाया कि बंदिशे अल्फाज जड़ने में नगों से कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। ये आतिश का नज़रिया फ़न है, यानी आतिश ख़ुद बता रहे हैं कि मैं इस तरह का फ़नकार हूँ, इस तरह मैं शायरी को देखता हूँ। इसके अलावा भी बड़े मशहूर शेर हैं, जैसे सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहुतेरे, हज़ार हा शजर सायादार राह में है। इसी तरह कुछ मिसरे इनके बड़े मशहूर हैं। एक और गज़ल मशहूर है कि यार को मैंने मुझे यार ने सोने ना दिया, रात भर ताले बेदार ने सोने ना दिया। इसके अलावा बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। तो ढेर सारे जो हैं इनके अशार मौजूद हैं और इनके मिसरे मौजूद हैं जो ज़रबुल मसल की हैसियत रखते हैं। तो इससे भी मालूम होता है कि कितना जो है वो असर अंगेज़ी थी आतिश के कलाम में। आतिश जो हैं वो इस्म बा मुसम्मा साबित हुए, यानी जिसे एक मुहावरा होता है ना कि आग लगा देना, तो उर्दू शायरी की दुनिया में आतिश ने जो है वो आतिश अफरोज़ी की है, अपने हिस्से की शमा जलाई है, अपने हिस्से का काम किया है। आतिश के बारे में आप मज़ीद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, इनकी गज़लें भी आपके निसाब का हिस्सा बनती रहेंगी। हमने आपके सामने इस गज़ल का ओवरव्यू पेश किया। उम्मीद है इससे आपको शायर के बारे में और कुछ गज़ल के बारे में जानने का मौका मिला होगा, शायर के मिजाज ना बनने का, गज़ल के मिजाज ना बनने का आपको मौका मिला होगा। मेरा नाम फरहान अली है, मैं ट्यूटोरियल.pk पर उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ।